हेलो नमस्कार राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना करते हैं एस्टर 2022 का क्वेश्चन पेपर। आपको एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस पेपर करके जाने प्रीवियस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 2022 वाला क्वेश्चन पेपर। चलिए सबसे पहले पोर्शन पर आते हैं। आपको पता 5 इसमें पोर्शन होंगे, ये रहे अपने। तो सबसे पहले अपना CDP का करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है CDP का। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। बताइए किसने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा फेमस नैतिक विकास का सिद्धांत था ना, वो तो अपना दिया था कोलबर्ग जी ने, है ना। लेकिन यहाँ पर कोलबर्ग कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा होगा आपको। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहला अपना प्याजे, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा फ्रायड और फोर्थ अपना बंडूरा। बंडूरा ने हमारा क्या दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसको क्रॉस। फ्रॉयड ने दिया था मनोलैंगिक विकास, ये भी रोंग। वाइगोत्स्की ने भी अपना सामाजिक दिया था, ये भी रोंग। पियाजे जी ने 2 विकास के सिद्धांत दिए थे। जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो तो संज्ञानात्मक था, और जो दूसरा था वो नैतिक विकास का सिद्धांत था। पियाजे जी ने नैतिक विकास के 2 हिस्से बताए थे, एक तो स्वायत्त और एक परायत्त। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है। तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। टेरिटरी सर्कल रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग। देखो जो पियाजे जी थे ना, उन्होंने क्या किया था, जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा था। आप लोगों को पता होगा, एक तो संवेगानात्मक, एक पूर्व संक्रियात्मक, एक मूर्त संक्रियात्मक और एक औपचारिक। लेकिन उन्होंने आगे इसके भी और हिस्से कर दिए थे, जैसे संवेगात्मक जो अपना सेंसरी मोटर स्टेज है, ये वाली संवेदात्मक गामक अवस्था, उसके भी कई हिस्से बताए थे। तो जो तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं होती है वो क्या होती हैं, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आसपास जानने की कोशिश करता है कि जैसे कहीं से आवाज़ आ रही है तो उठ को वो देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता है। और जो ये हमारी एज होती है, कहाँ से कौन सी एज होती है, 12 से लेके 18 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, उसमें तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोई भी चीज़ आगे उसको मुंह में उठा के खाने की कोशिश करेगा, इधर उधर देखेगा अपने एनवायरनमेंट में। तो ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं हमारी किस में होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में, संवेदात्मक गामक प्रतिक्रिया में। तो इसका आंसर होगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान में देना, सही नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके ठीक होंगे, एक आपका आंसर रॉन्ग होगा, और जो रॉन्ग आंसर होगा वहीं पे आपने सर्कल करके आना है। बताइए पहला है आपका ऑप्शन, यह एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास का एक कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है। ठीक है, यह सतत प्रक्रिया है, यह लगातार चलता है। बिल्कुल ठीक है। ये एक आयामी होता है। क्या जो आपका विकास होता है यूनिडायमेंशनल होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि विकास में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती। ऐसा नहीं कि संज्ञानात्मक विकास ही आता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक। ठीक है, नैतिक विकास हो गया आपका, सारे विकास इसके अंदर आते हैं। तो ये एक डायमेंशनल नहीं है, यूनिडायमेंशनल नहीं है, ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। अगला देखिए, क्या विकास में संचय की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल होती है। जो विकास होता है ना, ऐसे नहीं है कि एक बार जो हमारा विकास हो गया फिर अगली स्टेज पे हम कूद गए, नहीं। जो पहले का विकास हमारा हो गया, चाहे शारीरिक रूप से ही, अगर हमारी एक बार हाइट बढ़ गई तो संचय हो गया उसका। ऐसा नहीं कि वो कम हो जाएगा या वो हट जाएगा, उसके बाद हम और आगे उसमें प्रोग्रेस करते हैं। तो एक संचय प्रवृत्ति इसमें होती है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बिल्कुल, सबका विकास सेम नहीं होता। ठीक है, तो हर एक इंसान का जो व्यक्ति विकास होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें आपको सर्कल करके आना है सेकंड ऑप्शन पर। ठीक है, ये नहीं का आंसर होगा। ध्यान रखना यहाँ पर सही नहीं है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। अगला देखिए, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, उत्क्रमणीयता यानी कि जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, कौन सी एज में विकसित होती है। देखिए पियाजे जी का मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये चैनल पर इतना ना डिटेल में मैंने अपलोड कर रखा है कि अगर आप उस वीडियो को देख के गए ना तो कई सारे आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। अब जाने से पहले एक बार पियाजे की थ्योरी जरूर देख कर जाना चैनल से। ठीक है, तो देखिए रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी कौन सी स्टेज में होती है। तो रिवर्सिबिलिटी आपको पता होगा कि बच्चे को जो छोटा होता है उसको 2 + 3 तो करना आता है कि 5 है,
लेकिन 5 का ये नहीं पता कि 5 हमारा किस किस से मिलकर बना, 2+3 से मिलकर बना। यानी कि पलटावी गुण नहीं होता है बच्चे में। रिवर्सिबिलिटी का मतलब यानी कि पलटावी गुण, ठीक है। तो पलटावी गुण बताइए कौन सी स्टेज में होता है, तो ये आपका होता है कॉन्क्रीट में, मूर्त अवस्था में। मूर्त अवस्था तक बच्चे को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो 5 है वही हमारा 2+3 है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट, मूर्त अवस्था। अगला देखिए, तो देखिए अपना 5th क्वेश्चन, निकटता का सिद्धांत किसने दिया है अपना। 4 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा निकटता का सिद्धांत हमारा दिया था वर्दीमर जी ने, थॉर्नडाइक जी ने नहीं दिया था, पावलोव जी ने नहीं, स्किनर जी ने। ये क्या अधिगम के नियम है ना, ये चारों के चारों। तो निकटता का जो सिद्धांत है अधिगम वाला, वो किन्होंने दिया था, वर्दीमर जी ने दिया था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। यानी कि द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए 4 आपके पास ये ऑप्शन है, बताइए क्या ठीक होगा इसमें से। तो इसमें से आपका ऑप्शन सामाजिक मनोविज्ञान, लेकिन इसमें पूछा है ना प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा होगा विकासात्मक मनोविज्ञान, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान में हमारे सारे आ जाते हैं, चाहे सामाजिक हो, शारीरिक हो, संगठन, सारे हमारे विकासात्मक मनोविज्ञान में आते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वुंट, अल्फ्रेड, बर्ट और पियाजे। बताइए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किन्होंने स्थापित की थी। तो बताइए 4 ऑप्शन में से क्या आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। पहला आपका मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला वुंट, अल्फ्रेड, बर्ट और पियाजे। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला वो किन्होंने प्रतिपादित की थी, अपने वुंट जी ने, विलियम वुंट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए अपना, निम्नांकित में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। आप लोग को पता होगा पियाजे जी ने 4 अपनी स्टेजेस दी हैं, तो इनमें से देखिए कौन कौन सी नहीं है। पहली बात, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल दे रखी है इन्होंने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का भी जिक्र किया हुआ है, गुप्त अवस्था कोई नहीं है इनकी स्टेज में, और संवेदात्मक गामक अवस्था बिल्कुल है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। आप फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जाने से पहले एक बार पियाजे की वीडियो जरूर देख कर जाए चैनल पर, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था में होता है। बताइए काल्पनिक जो अवस्था होती है एक तरीके से, ये देखिए जो इमेजिनरी एज होती है वो कौन सी होती है, अपनी किशोर अवस्था होती है। बात सबको पता है, इसमें बच्चे क्या है, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। अगला देखिए, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, ठीक है। आपको पता है चांद हंसता नहीं है, लेकिन बच्चा फिर भी कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो चांद को क्या है, कोई जीवित चीज मान रहा है, ठीक है। वो उसको क्या मान रहा, और ये ऐसा अगर बच्चा क्या है, निर्जीव को सजीव मानता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमिज्म, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10th वाले क्वेश्चन का 2nd। 11th क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार बताना है हमें। तो नेगेटिव जो रेनफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, ये बिल्कुल ठीक है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता हमने एक बार सीख लिया वो हम भूलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम भूल जाते हैं चीज़ें। दंड कभी सकारात्मक होता ही नहीं है, और नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार। हमने यहाँ पर क्रिया प्रसूत की बात की है। देखो क्रिया प्रसूत में क्या कहा है कि जो नेगेटिव पुनर्बलन है, नेगेटिव पुनर्बलन यानी कि हमें क्या है, जो कोई चीज़ है वो हम बच्चे के साइड से हटा दें, ठीक है। और अगर हम उस चीज़ को उससे दूर करेंगे तो उसे पाने के लिए बच्चा क्या करेगा, और ज़्यादा कोशिश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीजेज डिजायरेबल बिहेवियर। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म यानी कि CAT, कैट, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। बताइए किसने दिया था। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैट कैसी होती है, ब्लैक होती है ना। जैसे कैट अपनी क्या होती है, ब्लैक। तो देखिए इसमें से ब्लैक से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला बेल्क, ठीक है, ब्लैक की बेल्क। अगर आपको टैट का पूछा जाए, टैट किसने दिया था, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किन्होंने दिया था। तो जब भी टैट आता है ऐसी हालत हो जाती है ना बिल्कुल मरने वाली कि अब प्रैक्टिस करनी। तो टैट आपका दिया था मरे ने, और कैट कैसी होती है, ब्लैक, काली, ठीक है। तो कैट ब्लैक, टैट मरे। तो आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला। अगला देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बताइए
अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किन्होंने दी थी? मैकक्लेलैंड ने दी थी। ये पूरी थ्योरी मैंने चैनल पर पढ़ा रखी है अच्छे से आप लोगों को। अगला देखते हैं, श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है। श्रृंखलन संप्रत्यय किस पर आधारित है? तो ये अपना किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। कंसेप्ट ऑफ चेनिंग, चेनिंग का कंसेप्ट किन्होंने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में है ये, ठीक है। अगला देखते हैं 15th क्वेश्चन, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए, 3 डायमेंशनल थ्योरी जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने बिल्कुल बॉक्स के थ्रू आप लोग को ऐसे करके पढ़ाया था। तो बताइए किन्होंने दिया था? वो अपने गिलफोर्ड जी ने दिया था। आप चैनल पर जाकर ये सारे देख सकते हैं, बहुत डिटेल में सारी वीडियो डिस्कस की हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की सूची नहीं है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट? तो जो आपका पुनर्बलन है वो चर अनुपात अचर अनुपात में बांटा गया है, बिल्कुल है। स्थिर अनुपात में, अंतराल में भी बांटा गया है, स्थिर अनुपात में भी बांटा गया है। जो अभिप्रेरणा है वो हमारी पुनर्बलन की सूची में नहीं आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला देखिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताइए, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी जो हमारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो हमारा दिया था गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है। तो अगला 18th क्वेश्चन देखिए, भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? मूल प्रवृत्ति बिल्कुल डिटेल से चैनल पर है। आपको पता है जब भी हमें किसी से डर लगता है तो वहाँ से क्या भागने की कोशिश करते हैं, प्लान करने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि गणना का सही सूत्र है? तो बताइए बुद्धि गणना का सूत्र कौन सा है? इसमें हमारी ऊपर क्या होती है? हमारी ये मेंटल एज होती है, नीचे हमारी क्या होती है? क्रोनिकल एज होती है, और हम कितने मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा है? ऊपर ये रहा हमारा मेंटल एज होगी, नीचे हमारी क्रोनिकल एज होगी, और हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून, बताइए कौन से में आते हैं? नियम और कानून का बिल्कुल मैंने डिटेल से टॉपिक आपको एक करा रखा है। तो बताइए नियम और कानून किस में आते हैं? अपने आते हैं वृत्त तंत्र में, मैक्रो सिस्टम में, ठीक है। तो अगला देखते हैं, डिसकैलकुलिया क्या है? डिसकैलकुलिया बताइए क्या है? ये एक तरीके की अधिगम अक्षमता है। अधिगम अक्षमता बहुत तरीके की होती है ना, जिसमें से डिसकैलकुलिया भी एक प्रकार है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। अगला देखिए 22, निम्न में कौन सा एक पॉजिटिव पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा पॉजिटिव पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? टॉफी, बिस्किट, या फिर कड़वी दवा, या पैसा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कड़वी दवा। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है निरीक्षणात्मक अधिगम के तत्व के से संबंधित। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो जो हमारा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है वो हमारा क्या है? संग्रहण। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, रिटेंशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं। बताइए सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर 2। नंबर से 110 IQ वाले बच्चे हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो अपने आते हैं औसत बुद्धि में आते हैं। ये सारे डिटेल्ड बुद्धि से रिलेटेड आप चैनल पर जाकर देख लें। निम्नांकित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु उपयोग की जाती है? तो दृष्टिबाधित बालक के लिए हमारी होती है टेलर फ्रेम, ऑप्शन नंबर 3। 27 देखिए, बोबो डोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? बोबो डोल हमारा होता है सामाजिक अधिगम की पुष्टि करने वाला अधिगम सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, कोलबर के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए आपके पास है 4 ऑप्शन, बताइए इसका कोलबर का पूरा डिटेल से चैनल पर है। तो दंड से बचने के लिए हमारा होता है पूर्व रूढ़िवादी अवस्था में। पहला ऑप्शन, अधिगम क्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अधिगम क्षमता का सबसे पहले प्रयोग किया था हमारा सिम्यूल कर्क ने। थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। एक बालक का उसकी माँ के प्रति आरक्षण, देखो अगर कोई बच्चा अपनी माँ के प्रति आकर्षित है तो उसको बोलते हैं हम ओडिपस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर कोई बच्चा पिता की तरफ आकर्षित है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 ओडिपस, क्योंकि यहाँ पर माँ की तरफ आकर्षित है, ठीक है।